नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। और एसके लाइव एक विशेष साक्षात्कार आप सभी दर्शकों के समक्ष लाया है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित हैं पश्चिम बंगाल के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य, खासतौर से राज्य स्तरीय जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य बनाए गए हैं, खासतौर से उत्तर बंगाल के कालचिनी के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राजीव शर्मा जी। सबसे पहले हम इनका एसके लाइव में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम इनको बधाई देते हैं कि एकमात्र ये इंसान है जो उत्तर बंगाल से, खासतौर से कालचिनी जैसे चाय बागान इलाकों से इन्होंने राज्य स्तर पर इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया है। इसके लिए हम इनका हृदय से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजीव शर्मा जी हमारे इस बधाई को जरूर स्वीकार करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के जो दर्शक है आपके, उन सबको भी मेरा नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हम सवालों का कुछ दौर हम शुरू करना चाहेंगे आपकी इजाजत के साथ। राजीव जी, आप चाय बागान क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हुए राज्य स्तर पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य बने। आपको मालूम हो कि चाय बागान इलाके में सबसे ज्यादा अगर चाय बागान श्रमिकों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वो है भोजन की असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और आप इसी क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने हेतु उसमें सदस्य बनाए गए हैं। जब से आप सदस्य बने हैं, तब से लेकर के अब तक खास तौर से चाय बागान इलाकों के लिए आपने कौन सी पहल की है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, मैंने फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रभार अपना संभाला। जब से भार संभाला है, उसके बाद आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में हम फंसे हुए हैं। और पहले आपको समझना ये होगा कि एफसीआई के जो कमेटी के सदस्य होते हैं, इनका रोल क्या होता है। हमारा मुख्यतः ये रोल होता है कि राज्य में जो एफसीआई की जो ग्रेन्स प्रोक्योर किए जाते हैं, खरीद की जाती है, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूट जनता तक पहुंचता है, ये सारी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और ये सारी प्रक्रिया में जो आम जनता है उन तक वो सारी सुविधाएं दुरुस्त तरीके से पहुंचे और लोगों को फायदा मिले। तो ये हमारी मुख्य भूमिका रहती है। और इसमें हमारा जो रहता है कि साल में आपको 4 से 5 मीटिंग बैठती है, हमारी क्वार्टरली मीटिंग जिसे हम कहते हैं, कलकत्ता में या दिल्ली में जो मीटिंग बैठती है। इस महामारी के कारण हमारी मीटिंग अभी बैठ नहीं पाई है, हो नहीं पाई है। तो मुझे आशा है कि ये लॉकडाउन के बाद में मीटिंग होगी। तो वह हमें कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य होने के नाते हमें अपना सलाह देना होता है। जो ऊपरी लेवल पे जो कार्य होने चाहिए, परचेज कैसे किया जाए, अन्न कहाँ से परचेज हो, कैसे परचेज हो, ट्रांसपोर्ट कैसे हो, इस जो ऊपरी लेवल का काम होगा, ताकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लोगों को उसका फायदा मिल सके। तो जब से मैंने प्रभार संभाला, पहले तो ये जाना कि पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तर बंगाल में राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो मैंने जमीनी स्तर पे फिर काम करना शुरू किया। पहले आपको बता दूं, चाय बागानों में जो टीम मैनेजमेंट द्वारा जो राशन दिया जाता था, और टीम मैनेजमेंट द्वारा दिया गया राशन भी केंद्र का या राज्य सरकार के दिए हुए राशन ही है। टीम मैनेजमेंट अलग से कोई राशन नहीं देती। तो वहां जो नॉन वर्कर्स होते हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा था। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि आप नॉन वर्कर्स है तो आपके नाम का राशन नहीं है। जबकि हकीकत ये, अगर आपके पास एक कार्ड है, राशन कार्ड है, उदाहरण स्वरूप आपके पास AY कार्ड है, तो आप वर्कर हो नॉन वर्कर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको राशन पूरा मिलना चाहिए। वो आपका अधिकार है, आपके परिवार को पूरा 35 किलो अन्न, यहाँ AY कार्ड हो तो मिलना चाहिए प्रति माह। वो नहीं दिया जा रहा था। मैंने बहुत सारे गार्डन मैनेजमेंट में बात किया, मैंने प्रशासन में बात किया, फूड एंड सप्लाई से भी कम्युनिकेट किया, और इसके बाद ये उसका परिणाम आया कि बहुत बागानों में जहां 2015 से जिनके कार्ड बने हुए डिजिटल कार्ड, उनको राशन नहीं मिला, वहां पहली बार 5 साल बाद लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ। बहुत सारे गार्डन है और बहुत जगह पे लोगों को कम राशन दिया जा रहा था, बहुत जगह राशन में मिलावट था।
उसकी भी समस्या थी। तो उसमें मैं एक एक करके काम कर रहा हूँ। जहां राशन नहीं दिया जा रहा था वहां दिया जा रहा है, जहां कम दिया जा रहा था वहां पूरा दिया जा रहा है, जहां लोगों को झूठ बोला जाता था कि राशन आता ही कम है, अब वहां पे मेरे इनिशिएटिव के बाद मैं हर एरिया में वहां के लोगों से बात करता हूँ, संपर्क करता हूँ, डायरेक्ट कई बार डीलर से भी जरूरत हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को जितना हक है उनका वो मिले। तो जमीनी स्तर पे तो मैं अपनी तरफ से, मेरा इनिशिएटिव है, खुद प्रयास कर रहा हूँ लोगों को जो राशन नहीं मिल रहा था वो मिले। और मैं पश्चिम बंगाल के जो फूड एंड सप्लाई के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स भी हैं उनके साथ भी नियमित तौर पे कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ, ताकि राशन लोगों तक पहुंच सके। कहीं कोई कंप्लेन हो, कुछ हो, तो उसमें मैं तुरंत काम कर सकूं। राजीव जी, जैसा कि आपको मालूम हो कि चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे प्रयास के बाद जो है कई इलाकों में जो राशन नहीं दिए जा रहे थे उन इलाकों में आपने राशन पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ एक चाय बागानों में लोगों को राशन मुहैया नहीं हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, जहां राशन मुहैया नहीं हो रहा है, ये दो तरह की चीजें हो सकती है। एक तो उनको राशन मिला नहीं, इसके चांसेस बिल्कुल 0% है, क्योंकि राशन जब जाता है तो सारे एफसीआई से जो चावल आता है या गेहूं आता है वो पूरा जाता है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जो जून महीने का राशन का जो कोटा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मई के महीने में पूरा दे दिया, तो एक महीने एडवांस में एफसीआई चलती है ताकि राशन हर जगह पूरा मिल सके। अब क्या है, पश्चिम बंगाल डीसीपी राज्य है, यहाँ पे चावल का जो प्रोक्योरमेंट है, गेहूं तो एफसीआई देती है और विशेषकर अभी पीएमजीकेवाई स्कीम में चावल भी एफसीआई डायरेक्टली दे रही है। पर यहाँ जो है चावल खरीदने का जो रेगुलर जो राशन मिलता है उसमें खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसका पेमेंट केंद्र से आता है, खाद्य मंत्रालय से उनको उसकी बिलिंग होती है और पेमेंट मिलती है, स्कीम भले ही केंद्र का हो। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में अगर कहीं प्रोक्योरमेंट में डील है राज्य सरकार की तरफ से तो वो उनकी जिम्मेदारी है। पर कई बागान में जो डीलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करते हैं कि कई जगह ओवर बिलिंग कर देते हैं और सामान कम पहुंचाते हैं, अंडर डिलीवरी करते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे 100 टन सामान जाना हो, वो 100 टन का बिल बना के भेज दिया फैक्ट्री से, आपको राइस मिल से या फ्लावर मिल से, पर सामान भेजा सिर्फ 60 टन। यानी कि राजीव जी, यानी कि आप स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि राशन ऊपर से जो केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है वो प्रशासन इसमें घपलेबाजी कर रही है। आपकी ये बात सुन के हमें कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। नहीं होता है, ऐसा भी अलग अलग लेवल पे होता है और हम डायरेक्टली किसी प्रशासन पे डायरेक्ट दोष भी नहीं दे सकते। यहाँ पे जो कुछ कई जगह ऐसे जो डीलर कालाबाजारी करते हैं, कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं, और कई डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पर बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्लावर मिल्स वाले इसमें चालाकी करते हैं और सामान पूरा नहीं भेजते, कई बार बिल पूरा भेज देते हैं, सामान कम भेज देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की चालाकी देखिए वो बिल पूरे भेजे हुए में साइन कर देता है और सामान कम रिसीव करता है। जो कम सामान गया तो वो लोगों तक कम पहुंचता है, फिर हम दोष यहाँ केंद्र को देते हैं। तो इस तरह की जो बिचौलिए जो बीच में है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जो डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाए, अपनी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाए, तो लोगों तक पूरा राशन पहुंचेगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो केंद्र सरकार की ओर से राशन में जो सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी, उन सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन में हमें कमी दिख रही है। खासतौर से चावल और गेहूं को अगर छोड़ करके हम दाल की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रत्येक परिवार को जो है 5 किलोग्राम दाल दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को दाल नहीं दिया गया है। ये जमीनी स्तर की हकीकत हम आपको बता रहे हैं। ये दाल जो है क्यों नहीं दिया गया है, आप ये बताइए। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, पहले थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें कर दूं। पीएमजीकेवाई स्कीम में 5 किलो प्रति परिवार नहीं, 1 किलो प्रति परिवार दाल मिलना था। अब जब ये महामारी आई, क्योंकि इसका कोई पहले से नोटिस तो आता नहीं है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है,
या अच्छी बात आपने कही, एक्ट ऑफ, मान लीजिए या आप इसको मान लीजिए एक्ट ऑफ सम लेबोरेटरी भी कह सकते हैं वैसे। अब इसकी पुष्टि नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाना, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप उसमें मुझे मत डालिए, मैं आपको तथ्य बता देता हूँ। ठीक है जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इसमें ये हुआ कि तो जब दाल उसके पश्चात चावल तो समय से पहुंच गया और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। दाल में थोड़ी सी देरी हुई है मैं मानता हूं, पर इसके बावजूद आज के दिन की हम बात करें, आज के दिन में पश्चिम बंगाल में, मैं आपको आज सुबह की बात करता हूं, मैंने सिलीगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर साहब से बात किया, उन्होंने मुझे पुष्टि दी कि ये जो 1 महीने का जो दाल है वो आ चुका है। अब मैंने और जगह भी बात किया तो उन सबके पास 1 महीने का दाल आ चुका है, पर उनके पास राज्य सरकार से अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर नहीं आया है। और उन लोगों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं बात? इतना दाल उनके पास स्टॉक एफसीआई नाफेड से, माफ कीजिएगा, एफसीआई से भी नहीं, नाफेड से दिया जाता है। नाफेड भी एक एफसीआई की तरह एक पैरेलल एक और बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो नाफेड की तरफ से दिया जा चुका है। अब राज्य सरकार को ऑर्डर देना है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आप समझ सकते हैं। इस ऐसी फिर स्थिति में तो जनता जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। नुकसान न केंद्र सरकार का हो रहा है न राज्य सरकार का हो रहा है, नुकसान हो रहा है आम जनता का। हम उम्मीद करते हैं दोनों सरकारों से कि अविलंब जो यह प्रक्रिया है इसमें सुचारू रूप से इसको गति देकर आम जन तक दाल जो आया हुआ है, जैसा कि राजीव शर्मा जी ने अभी में बताया कि दाल सिलीगुड़ी के कंट्रोलर से उनकी बात हुई, दाल आया हुआ है लेकिन दाल मुहैया नहीं कराया जा रहा राज्य सरकार के कुछ निर्देश के कारण। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को दाल मुहैया कराई जा सके। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं राजीव जी से। राजीव जी, केंद्र का जो रिपोर्ट आपके पास है, खासतौर से कैटेगरी वाइज जो है लोगों के राशन कार्ड जो है वो बांटे गए हैं, और कई बार आरोप यह भी लगता है कि हमारा जो कैटेगरी बीपीएल है या फिर एएवाई है या फिर पीएचएच है, उन्हें उन कैटेगरी के आधार पर जो है राशन नहीं दिया जा रहा है। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी राजीव जी से जानना चाहेंगे कि आखिर किस कैटेगरी वालों के लिए कितना राशन जो है मुहैया कराया गया है। देखिए, केंद्र का जो स्कीम है, सबसे पहले मैं एएवाई की बात करता हूँ, अंत्योदय अन्न योजना, जो चाय बागान के श्रमिकों को, जो चाय बागान के एरिया में रहते हैं, मैक्सिमम उन लोगों के पास एएवाई कार्ड ही है। अब एएवाई कार्ड में प्रति परिवार पहले से मिलना था 15 किलो चावल प्रति परिवार, 20 किलो गेहूं या 19 किलो आटा प्रति परिवार। अब ये 3 महीने के लिए जो निःशुल्क है, पीएमजीकेवाई स्कीम में प्रधानमंत्री ने जो स्कीम लॉन्च किया है, उसमें 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति महीना वो एडेड है। 35 किलो पहले था, 20 और 15 चावल गेहूं, अब इसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति आप चावल जोड़ दीजिए और 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति परिवार दाल जोड़ दीजिए प्रति महीना। और ये पश्चिम बंगाल में सितंबर के महीने तक निःशुल्क बंटना है। 20 किलो और 15 किलो जो रेगुलर राशन है, और ये 5 किलो प्रति व्यक्ति, ये 3 महीने के लिए निःशुल्क है, जो यहाँ अप्रैल से शुरू होना था, किसी कारणवश डिले होने के कारण पश्चिम बंगाल में मई से शुरू हुआ, तो मई जून जुलाई। अब पीएचएच और एसपीएचएच कार्ड होल्डर्स है, ये भी सेंटर का स्कीम है। यहाँ इसमें भी पहले आपको 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिल रहा था, अब उसमें आप 5 किलो चावल ऐड कर दीजिए, तो हुआ 7 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति महीना और 3 किलो गेहूं या लगभग उससे थोड़ा सा कम आटा प्रति व्यक्ति पर महीना प्रति माह सितंबर के महीने तक। और उसके बाद आता है RKSY 1 और RKSY 2 कार्ड, वो राज्य की स्कीम है। और उसकी आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, उसमें 5 किलो चावल प्रति माह दोनों कार्ड कैटेगरी को अभी दिया जा रहा है 3 महीने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक अहम सवाल जो खास तौर से लॉकडाउन से पहले जो था वो नहीं आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन में जो है लोगों को राशन की समस्या सबसे ज्यादा उभर कर हमारे समक्ष आई है। इसी बीच क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने कहा है और राज्य सरकार भी कह रही है कि सभी को निःशुल्क रूप से राशन दिया जाए।
ठीक है, जिसके पास डिजिटल राशन कार्ड है चाहे ना हो, सभी को राशन मुहैया कराई जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जब आम जनता राशन डीलर के पास राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं कि आपके पास डिजिटल राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं दिया जा सकता है। आप फलाने ऑफिस में जाइए, फूड कंट्रोल ऑफिस के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। इसमें क्या हो रहा है कि जनता बहुत परेशान हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ये देखा पश्चिम बंगाल में कि लोगों ने जिन्होंने 2-2 साल पहले राशन कार्ड अप्लाई किया है, उनके अब तक राशन कार्ड नहीं बने। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। परंतु इस महामारी के बीच में एक छोटी सी चीज अच्छी ये भी है कि राज्य सरकार ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड अप्लाई किया है और नहीं है, तो उनके एक लिस्ट आया है, उसके लिस्ट के आधार पे उनको कूपन दिया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास डिजिटल कार्ड नहीं और आपने डिजिटल कार्ड अप्लाई कर रखा है पर आपके पास आया नहीं, तो आपको आपके बीडीओ के माध्यम से या आपके पंचायत के माध्यम से आपको एक कूपन मिलेगा। उस कूपन से आप राशन की दुकान से पूरा राशन ले सकते हैं। अब दूसरी एक और कैटेगरी है जिन्होंने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया ही नहीं, उनको अपने पंचायत के पास जाना चाहिए और जो जीआर के माध्यम से राशन मिलता है वो उनको मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें भी मिलेगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ये राज्य में ये कमी ये देखी गई कि जिन लोगों ने बहुत पहले राशन कार्ड अप्लाई किया डिजिटल कार्ड के लिए, उनका अब तक डिजिटल राशन कार्ड नहीं आया है। इस बात का जवाब तो राज्य के जो प्रशासन है वही दे सकते हैं। तो फिर सर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये जो राशन कार्ड डिजिटल बना के देने का काम ये राज्य सरकार का है, इसमें एफसीआई का कुछ रोल नहीं है। जिनका कार्ड बन गया उनको राशन देने की जिम्मेदारी है। जो मैं एडिशनली काम कर रहा हूं वो मैं एडिशनल काम कर रहा हूं लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि मानव सेवा ही, माफ कीजिएगा कनेक्शन में शायद प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं लोगों के लिए ये अलग से अपनी ओर से भी काम कर रहा हूं। ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार लाइन। जी, ये तो रही बात कि जिसका डिजिटल राशन कार्ड के जो अप्लाई किए हैं उनके लिए, खास तौर से जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, क्या उन्हें भी राशन देने की कोई व्यवस्था जो है केंद्र सरकार ने की है कि नहीं की है? जी बिल्कुल की है। आपको और आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री ने जो अभी इस महामारी के दौर पे जो स्कीम लेके आए हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिनको राशन मिल भी नहीं रहा, उनके लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति माह और 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क दिया जाएगा। ये स्कीम अभी अभी लॉन्च हुआ है ताकि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अलग अलग राज्य में अटके हुए हैं, जो इस समय खाद्य सामग्री की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, उन तक खाद्य सामग्री अब पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल, 1 किलो चना योजना शुरू किया है। और ये कब से इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा? ये ऑलरेडी हो चुका है। आपको केंद्र ने ऑलरेडी इसके लिए चावल और जो चने की व्यवस्था है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और कई राज्य में इसके लिए चने और चावल ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। कई राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ये पहुंच चुका है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी बंटना भी शुरू हो जाएगा। राजीव जी, एक जानकारी मुझे मिली, एक पत्रिका में पढ़ रहा था, चूंकि आप इसे बेहतर समझ पाएंगे, एक चाय बागान इलाके में आप रह रहे हैं। उस पत्रिका में छपा ये था कि चाय बागान इलाकों में जो है गरीब लोगों को 35 किलो करके राशन मिल रहा है। सच में मिल रहा है क्या? आपने जो प्रश्न पूछा कि 35 किलो करके चाय बागान में मिल रहा है, ये सच में लोगों को मिल रहा है 35 किलो प्रति परिवार, जहां 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूं है। पर एक पत्रिका मैंने भी पढ़ी जिसमें ये लिखा गया था कि
किसी तृणमूल कांग्रेस के किसी लीडर ने ये बयान दिया था कि ये राज्य सरकार की स्कीम है, वो झूठ है। ये जो एवाई स्कीम है, सिर्फ एवाई स्कीम के अंतर्गत ही आपको 15 किलो चावल जो रेगुलर है और 20 किलो गेहूं मिलता है, और वो पहले से मिल रहा है, और वो पहले से ही केंद्र का स्कीम है, भारत सरकार की खाद्य मंत्रालय की स्कीम है। इसमें राज्य सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो भ्रम मैंने देखा, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिया जाता है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, ये झूठ है। या तो उनको इंफॉर्मेशन की कमी है या पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। आपके माध्यम से लोगों को बता दूं, जो 35 किलो अन्न लोगों तक पहुंच रहा है चाय बागानों में, ये एएवाई स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे भारत देश में। राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सभी को मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कुछ एक इलाकों में जो है अफवाह रूपी इसको बताया जा रहा है। एक शिकायत यह भी हम देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर किसी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाती है तो उसका आरोप जो है राज्य सरकार पर मढ़ती है, और राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार पर मढ़ती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये कभी खत्म होगा? खासतौर से इस राशन क्षेत्र की अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम भोजन के मामले में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर भी राजनीति हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, भोजन के मामले में क्या, किसी भी मामले में गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए। और विशेषकर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, आपके इस वक्तव्य का पूर्णतः समर्थन करता हूं। भोजन के मामले में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ क्यों हो रहा है ये मैं नहीं समझता। जो कुछ चीजें होती है, जो काली है वो काली है, जो सफेद है वो सफेद है, क्योंकि कागज बोलता है। अब ये जग जाहिर बात है कि एएवाई स्कीम, पीएचएच स्कीम प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और एसपीएचएच स्कीम प्रायोरिटी हाउसहोल्ड विद शुगर, ये 3 स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, आज से नहीं पहले से ही। अब इसमें कोई अगर यहाँ राजनीति करे और राज्य सरकार की स्कीम बताने का प्रयास करे तो उसमें झूठा कौन है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक राजनीति की जा रही है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बस पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। ये आप मैं आशा करता हूँ समझ सकते हैं। कोई अगर आरटीआई करे तो पता चले कि एवाई पीएचएच एसपीएचएच किसका स्कीम है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। और यहाँ बात केंद्र और राज्य का नहीं आता, इस वैश्विक महामारी के बीच में लोगों तक राशन पहुंचना चाहिए, उसका भी राजनीतिकरण हो, ये गलत है। राजीव जी, इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, इसका स्थायी समाधान आप कैसे, राज्य सरकार सच बोले, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाए, और राज्य सरकार सच बोले पर इनके कुछ लीडर्स भी सच बोले तो लोगों तक सही बात जाएगी। और कई चाय बागान मैनेजमेंट, मुझे जैसी जानकारी मिली, चाय बागान के मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि ये जो चाय बागान में जो राशन मिल रहा है ये हम दे रहे हैं, सरकार का राशन नहीं है। अब वहां भी भ्रम फैलाया जा रहा है, वो भी अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि जो चाय बागान में जो टी मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है उनका काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। वो डीलर हो सकते हैं, राशन डीलर, पर वो सप्लाई जो है या तो केंद्र सरकार की स्कीम का है या राज्य सरकार की स्कीम का, पर चाय बागान का अपना नहीं है। राजीव जी, अगले अंतिम मैं 1-2 प्रश्नों पर जाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके ही क्षेत्र के विषय में, कि आने वाले समय में आप अपने स्तर पर कौन से नए पहल खासतौर से चाय बागान क्षेत्रों के लिए आप करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। आप खासतौर से उत्तर बंगाल को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, खासतौर से हम उत्तर बंगाल के लिए जानना चाहते हैं कि आपके जहन में क्या है। देखिए, मेरा पहला प्रयास रहेगा, जितना राशन जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना राशन पहुंचे, जिस गुणवत्ता का मिलना चाहिए उसको उसी गुणवत्ता का मिले, आटे में मिलावट ना हो, चावल का जो क्वालिटी है, जिस दर पे केंद्र सरकार जो दर शुल्क देती है उसी दर के हिसाब से, उसी रेट के हिसाब से वो क्वालिटी मिले, पहला। और दूसरा, विशेषकर मैंने इस अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में एफसीआई का अपना कोई गोडाउन नहीं है,
तो मैं इस वक्त ये प्रयास कर रहा हूं कि एफसीआई का यहाँ अपना गोडाउन और यहाँ जी हाँ आपकी आवाज कट रही है जी, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, मेरा यह है कि इस अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में, पर मेरा कार्य क्षेत्र जो है पूरा पश्चिम बंगाल और विशेषकर उत्तर बंगाल, यहाँ पे सिर्फ मैं एक सदस्य हूँ। तो मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में एफसीआई का अपना एक गोडाउन जिसमें सामानों को स्टॉक किया जा सके, ताकि लोगों तक पहुंचाने में देरी ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने में देरी ना हो, क्वालिटी में कुछ प्ले नहीं किया जा सकता। जो क्वालिटी जिस गुणवत्ता का आता है। एक जमीनी हकीकत हम आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी। कई सारे घरों में मैं खुद पहुंचता हूं कि मैंने जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग भी की है। पता नहीं केंद्र से कौन सा चावल आता है और उनके घरों में कौन सा चावल जाता है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम जब उन घरों में पहुंचते हैं तो चावल इतना रद्दी होता है कि हम आप जैसे इंसान तो खा नहीं सकते हैं। जो सच्चाई है, कड़ी सच्चाई है, हम लोग कतई नहीं खा सकते हैं उस तरह का चावल। क्या इसी तरह की गुणवत्ता की चावल जो है केंद्र सरकार भेजती है आम गरीबों के लिए? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार से जो अभी पीएमजीकेवाई स्कीम में जो चावल बांटा जा रहा है, ये एफसीआई ने खुद प्रोक्योर करके भेजा है। जरा आप उसकी क्वालिटी का इंस्पेक्शन कर लीजिए। अगर आपका ऑफिस सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी में किसी भी राशन में जाइए, जो 5 किलो का प्रोक्योर्ड है, उसकी क्वालिटी को जो राज्य सरकार सप्लाई कर रही है केंद्र के स्कीम में, उस चावल से मिलाइए, जमीन और आसमान का आपको फर्क साफ दिखेगा। तो एफसीआई ने जो खुद प्रोक्योर करके दिया है, बहुत अच्छी गुणवत्ता का आप अपने घर में खा सकते हैं। पर यही कंप्लेन जो आपने कहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपको, पश्चिम बंगाल एक डीसीपी राज्य है, पेमेंट केंद्र करती है, खाद्य मंत्रालय करती है, पर वो खरीद का काम राज्य सरकार कर रही है, जो रेगुलर जो मिलता है। तो उस चावल के गुणवत्ता से लोग बहुत नाखुश है। मैंने भी कई जगह सैंपल लिया, कई जगह तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का चावल था, खाने लायक चावल नहीं था। कुछ जगहों में अच्छे भी दिखे, पर अधिकतर जगहों में मुझे जहां खराब चावल दिखे, कई जगहों से मैंने सैंपल लिया है और उस 99% घरों में जो है खराब चावल ही पहुंच रहा है। इस विषय में मैंने खाद्य मंत्रालय में भी 2 पत्र अभी लिखे हैं कि जो क्वालिटी खराब आ रहे हैं, इस विषय में भी खाद्य मंत्रालय को राज्य सरकार से बात करनी होगी, क्योंकि जो रेट दिया जा रहा है, उस रेट में, उस दर में बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किया जा सकता है। अब ये कहाँ कमी है, वो राज्य सरकार को देखना होगा। क्या ये राइस मिल वाले घपले कर रहे हैं, क्या ये डीलर्स कर रहे हैं? कई जगह आपको राशन का जो एफसीआई के बोरी का चावल बाजार में बिकता हुआ भी मिलता है। तो जो कहीं अच्छे क्वालिटी का चावल घटिया क्वालिटी के चावल के साथ एक्सचेंज तो नहीं किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अभी और गहराई में जाने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं, पर यह बात जरूर मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो चावल डिस्ट्रीब्यूट लोगों को हो रहा है और आटा भी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी क्वालिटी में बहुत कमी है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। पर इस पर आपको ये समझना होगा, केंद्र सरकार पेमेंट अच्छे चावल का और पूरा कर रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य में कमी आ रही है और ये राज्य सरकार को देखना होगा, जिस विषय में मैं चिट्ठियां भी लिख चुका हूं और मैं खुद भी कई जगह निरीक्षण करने निकलता हूं और निकल भी रहा हूं और चेक भी कर रहा हूं। पर आपको एक बात का आश्वासन दूंगा, आने वाले समय में इन चावलों की क्वालिटी में जब तक सुधार नहीं होगी, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं निरंतर काम करूंगा जब तक लोगों को उनके हक के गुणवत्ता का चावल, उनके हक के क्वांटिटी का चावल नहीं दिया जाता। राजीव जी एक बात मुझे बताइए कि बीच में जो कालाबाजारी होती है, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए आपके जहन में कोई गेम प्लान है? देखिए, जब तक प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं करेगी, कालाबाजारी तो चलती रहेगी। प्रशासन को, पुलिस को, सबको बिल्कुल पैनी नजर रखनी होगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। किसी को अगर खराब चावल मिलता है
इसको वहीं कंप्लेन करना चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जब तक जो एंड यूजर है, जब तक कंज्यूमर जागरूक नहीं होगा, होती जागरूक होना आवश्यक है। देखा, जब से मैं बहुत ही आगे काम कर रहा हूँ, तो लोग रोज संपर्क करते हैं, जहाँ समस्याएं होती है वहां मैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम कर रहा हूँ। तो लोगों को भी जागना होगा, नंबर 1। दूसरा, प्रशासन को भी मुस्तैदी से काम करना होगा, पुलिस को भी मुस्तैदी से काम करनी होगी। यही करना पड़ेगा। इसके सिवाय तो मुझे कुछ और उपाय नजर नहीं आता। मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं पूरा काम कर रहा हूँ। पर मुझे आशा है आने वाले दिनों में अगर सभी ठीक ढंग से काम करें तो इसमें सुधार होगी, जरूर होगी। राजीव जी, एक और बात, एक और बात, अपनी बात इस विषय में अंत करने से पहले आपने मेरा दिमाग में जो प्लान पूछा है, मैंने इस विषय में केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो खरीद होती है चावल की, उसकी भी जिम्मेदारी एफसीआई को दी जाए, ताकि एफसीआई डायरेक्ट किसानों से खरीद सके और डायरेक्ट इसको सप्लाई कर सके, ताकि क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस विषय में मैंने चिट्ठी लिखी। हमारी जब भी अगली मीटिंग होगी, मेरी सलाह भी यही रहेगी कि पश्चिम बंगाल में चावल की खरीद पूरी एफसीआई खुद करे, ताकि हमें किसी पे निर्भर होना ना पड़े और पछताना भी ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस जहन में जो ख्याल है उस ख्याल को हकीकत रूप दिया जाए। तो एक अन्य प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, पाताल लोक, जिसका जो श्रेय है वो अनुष्का शर्मा, जो एक अभिनेत्री है, उनका जाता है। उसमें नेपाली कम्युनिटी को लेकर एक अभद्र भाषा की टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर हमें पता चला कि आपने सूचना मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। इस बाबत कई मंत्रियों से आपने बातचीत भी की है। तो इस तरह का जो माहौल बनाया गया, खासतौर से नेपाली भाषियों के लिए, नेपाली भाषियों पर जो अभद्र टिप्पणी की गई, इसे आप किस रूप में देखते हैं और क्या कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, या किस तरह से आप व्यवस्था, जो स्टेप आप ले रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी कम्युनिटी के ऊपर, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, इस तरह से सीधे तौर पर कम्युनिटी की बेटियों पे प्रहार करना किसी सीरियल के लिए ये उचित नहीं है। उस वेब सीरीज में मैंने भी वो क्लिप देखा जिसमें एक गाली के साथ नेपाली शब्द जोड़ दिया गया है। और आप देखिए, भारत में 1.5 करोड़ नेपाली भाषी लोग हैं और इस भाषा को हमारे भारत में मान्यता प्राप्त है। तो इस मान्यता प्राप्त भाषा को आप इस तरह से गाली दे और गाली के साथ नेपाली शब्द जोड़े, इसका क्या अर्थ है? ये तो सीधे एक नेपाली बेटियों को गाली देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैंने विरोध भी किया है, चिट्ठियां भी लिखी है, मंत्रालय को भी लिखा है, सेंसर बोर्ड को लिखा है, सिक्किम के मुख्यमंत्री जो नेपाली भाषी हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है, वुमेन कमीशन को भी लिखा है, जिसका मुझे रिस्पॉन्स भी आया है कि वो उस पर काम कर रहे हैं और वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा और इसकी प्रोड्यूसर है, अमेज़न प्राइम पे इस सीरीज आता है और इसके डायरेक्टर प्रोसित रॉय है। पूरी टीम को माफी मांगनी चाहिए, इस क्लिप को हटाना चाहिए, सबटाइटल्स को भी हटाना चाहिए और दोबारा शूट करके इस सीरीज को फ्रेश डालना चाहिए और बिना शर्त अनुष्का शर्मा और उनकी टीम को नेपाली भाषी गोरखा कम्युनिटी को माफी मांगना चाहिए। और मैंने इसमें बहुत प्रयास भी किया है। मैं इस मीडिया में भी आया हूँ, सोशल मीडिया में भी आया हूँ, खुलकर आया हूँ। मेरे इस प्रयास से बहुत सारे लाभ हुए हैं। मैंने एमपी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राजू बिष्ट जी ने, जो दार्जिलिंग के एमपी है, उन्होंने भी इस पे काम किया और प्रकाश जावड़ेकर जी को चिट्ठी लिखा, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसमें पहल की है। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने मीडिया में देखा। इसके बाद इसका असर ये हुआ, मैंने सिक्किम में जब चिट्ठी लिखा, इसके बाद असर ये आया कि वहां के जो एकमात्र एमपी है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी प्रकाश जावड़ेकर को। आसाम के एमपी जो गौरव गोगोई जी है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। आपको अकाली दल के जो लीडर है, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि नेपाली भाषी लोगों के हित में नहीं था ये, तो उन्होंने भी सीरियल के बैन की मांग की है। तो अब ये राष्ट्रीय मुद्दा। और अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है, थोड़ा सा
राजनीतिक है ये, क्योंकि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है राजीव जी? माफी चाहूंगा, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राजीव शर्मा जी से। राजीव शर्मा जी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी, आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज करिए राजीव जी। नहीं, मेरा पोर्ट्रेट मोड में है, जिस मोड में था पहले उसी मोड में है अभी भी। आप कहते हैं तो मैं इसको घुमा देता हूं। घुमाइए जी। जी अभी सही है, शुक्रिया जी। मैं आपसे अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य होने के साथ आप सामाजिक रूप से भी काफी एक्टिव है। जहां तक हमें जानकारी मिली है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो जानकारी मिली है उस मुताबिक आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय है और समाज सेवा में जहां जरूरत होती है वहां आप पहुंचते हैं। क्या इरादा है कि राजनीति में भी आप कदम रख सकते हैं? देखिए, जब आप सेवा करते हैं, जब आप मानव सेवा करते हैं, तो इसमें हर सेवा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है। कुछ मेरे जैसे पागल भी होते हैं जो लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए लड़ते हैं, और उनकी खुशी में मेरी खुशी छुपी हुई होती है। तो इसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है, पर भविष्य में अगर लोग हित के लिए राजनीति में कूदना जरूरी भी हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए लोक सेवा ही सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। फिर तमाम मुद्दों पर आपसे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे दर्शक SK लाइव पर बने रहिए। इसी तरह के तमाम एक्सक्लूसिव और अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।